तो सबसे पहला आपको, चूंकि हमने भी बहुत सारे वीडियोस कल से देखे, बहुत सारे टीचर्स के देखे, तो सबसे पहला सजेशन ये है कि ये तो भूल जाइए कि पेपर खराब हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ वो भूल जाइए। रीजन कि अब वो हो चुका है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको अगर लग रहा है पेपर खराब हुआ, बहुत दुखी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? जब बच्चा मेहनत करता है तभी दुखी होगा। जब हमने खूब मेहनत की है किसी काम के लिए और उस काम में सफलता नहीं मिली, तभी तो हम दुखी होंगे। हमने मेहनत ही नहीं की है, सपोज काम चोरी की है, तो हम अंदर से दुखी नहीं होंगे। तो अगर आप दुखी हैं यानी आपके लिए पॉजिटिव साइन है, तो ये कोई खराब बात नहीं है। और दूसरी बात, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं पेपर अच्छा हुआ। जिनका बहुत अच्छा हुआ होगा वो भी रीजन क्योंकि आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, सबकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से हाई थी। क्यों? हम लोग सब लोग वीडियो बना रहे थे कि कट ऑफ 650 जाएगा, 630 जाएगा, 600 हाई कट ऑफ जाएगा। तो आपके माइंडसेट में, दिमाग में ये बन चुका था बहुत हाई, भाई 630 से नीचे कुछ होना ही नहीं है। तो अगर आपका पेपर 620 नंबर का आया है करके, मान लीजिए आप आए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? पेपर खराब हुआ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इस बार मेरिट नीचे जानी ही जानी है। तो हो सकता है 620 में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, 610 में अच्छा मिल जाए कॉलेज। तो अभी कट ऑफ का कोई लिस्ट तो आई नहीं, तो अभी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पेपर खराब हुआ है। पेपर खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, रिलेटिव चीज है ना। अगर कुछ लोगों का अच्छा हुआ होता, आपका खराब तो खराब होता। अगर सबका खराब हुआ है तो खराब नहीं है पेपर, आपको लग रहा है। और अगर सच में आपको दुख हो रहा है यानी आपने बड़ी अच्छी तैयारी की थी, बहुत मेहनत किया था, तो एकदम पॉजिटिव रहिए। जब तक कट ऑफ ना आ जाए तब तक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे देखो घर में जब शादी वादी हो जाती है तो होने के अगले 2-3 दिन लोग क्या करते हैं? एकदम आराम करते हैं, क्योंकि अब जो हो गया हो गया। तो आपने पूरे साल पढ़ाई करी, कल एग्जाम हो गया, अब कुछ मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो रहिए, 2-4 दिन आराम करिए, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, क्या क्या डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो अभी रिलैक्स रहिए, ठीक है। हम आपके पास आए हैं, जो बच्चे, अब जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम माइंड बना लिए होंगे, ये उन बच्चों के लिए मैंने बोला है जिनको लग रहा है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता कट ऑफ, तो वो एकदम रिलैक्स रहें, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो इस साल तैयारी करेंगे, या कुछ बच्चों का लास्ट ईयर लग ही रहा होगा कि हमें 1 साल और करना है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। अभी जो आगे की बातें मुझे करनी है, तो हम एक छोटी सी एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस को ये नहीं समझना है कि हम ये बताने जा रहे हैं भाई बहुत बढ़िया हो गया, सब हमारे पढ़ाए हुए आया, बिल्कुल आया है, लेकिन हम वो नहीं बताने जा रहे हैं। हम सिर्फ वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाने जा रहे हैं कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? तो इतने, मतलब जो कि पेपर थोड़ा अनयूजुअल था। फिजिक्स का तो सुनने में आ रहा बहुत ही टफ था, बायो का भी बड़ा लेंदी था, केमिस्ट्री का मेरे समझ से एवरेज टू मॉडरेट था, कठिन नहीं कह सकते इसको, है ना। कठिन का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आया हो। अब मैं अगर अपने, जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे, तो हमने साल भर जो पढ़ाया है, ऑर्गेनिक जैसे कई जगह मैंने ली है पूरा, तो कोई ऐसा चीज नहीं आया जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस नहीं कर चुके थे, उससे और ऊपर लेवल डिस्कशन किए थे। और ये पॉजिटिव बात है, अच्छा पेपर आया है, तो आगे बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन होगा, मेरिट ठीक ठाक लो जाएगी, है ना। तो कुछ चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं पेपर में कि किस पोर्शन से कितने सवाल आए थे, और थोड़ी बातें आपको बतानी है। जैसे हमने क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया था, वैसे तो अगर फुल नोट से देखें तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ा हुआ आया है, कहीं कुछ बाहर से नहीं आया है, थोड़ा अनयूजुअल पेपर आने के बाद भी। लेकिन हमने क्रैश कोर्स जो लास्ट के 30-31 दिन, हम लोगों ने 32 दिन का क्रैश कोर्स किया था, उसमें मैंने कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक के पढ़ाए थे और ऑर्गेनिक पढ़ाया था। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा ऑर्गेनिक के 9-10 सवाल एग्जैक्टली वैसे। अब एग्जैक्टली का मतलब एक दो तो एग्जैक्ट है, लेकिन एग्जैक्टली का मतलब ये नहीं कि वही वही सवाल, वो तो नहीं बना सकते, लेकिन वही, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया तो एग्जैक्टली वैसा एग्जाम्पल 9-10 तो ऑर्गेनिक में आए हैं। रिडॉक्स का एक सवाल आया वो भी पढ़ा हुआ, प्रैक्टिकल का एक सवाल आया वो भी एग्जैक्टली
क्रैश से आया है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्रैश कोर्स का हमने इसीलिए थोड़ा सा कट करके, बस जस्ट टू डेवलप द ट्रस्ट, ये वीडियो बनाने का पर्पज है कि बच्चा जब 75 जगह भागता है, जैसे एक ही साल में वो यहाँ भी कोचिंग कर ले, वहाँ का सब्सक्रिप्शन, यहाँ का सब्सक्रिप्शन, यहाँ का सब जगह करता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है ना। तो ये पर्पज है इस वीडियो का, जस्ट टू डेवलप द ट्रस्ट, कि आप एक जगह कहीं भी जहाँ भी पढ़ें वहाँ एक जगह एक साल ट्रस्ट करें उनको, ठीक है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो 17 सवाल ऑर्गेनिक के थे, 17 फिजिकल के थे, 11 इनऑर्गेनिक के सवाल थे। तो ऑर्गेनिक का अगर वेटेज की बात करें तो ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा बढ़ा है। रीजन कि इसके अच्छे सवाल आए हैं नीट लेवल में, जो अच्छे का मतलब अब जेई से कंपेयर करें तो वैसे ही टाइप के कुछ सवाल थे, और नीट के जो 4-5 सालों का पेपर है उससे अच्छे काफ़ी सवाल थे। ये फिजिकल का बहुत ही बेसिक नॉर्मल सवाल था। इनऑर्गेनिक भी ठीक ठाक सवाल थे, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, ठीक ठाक सवाल थे इनऑर्गेनिक के। क्वेश्चंस किस टाइप के थे, तो मैचिंग कॉलम 6 सवाल थे, स्टेटमेंट के 4 सवाल थे, एसर्शन रीजन का 1, ऑप्शन इन ऑप्शन के 8। ये बहुत टाइम ले लेता है क्योंकि 5-5 ऑप्शन होते हैं इसमें, तो ये समझ लो 8 सवाल नहीं समझो, इसको 20-25 सवाल समझो क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, और 26 सिंगल ऑप्शन सवाल थे। क्लास 11th की बात करें अगर एनसीईआरटी का जो है पेपर, अच्छा एनसीईआरटी से याद आया, इस बार अब ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही आया था, नहीं बच्चों। जैसे एक सवाल साइक्लो कंपाउंड में जीआई आया है, साइक्लो कंपाउंड में जीआई एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आया है, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने क्लास में, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजें एनसीईआरटी से जो आया भी है वो डायरेक्ट नहीं है, डेप्थ में है, पढ़ना है अच्छे से तब उसको कर पाएंगे हम। 11th में बात करें चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 3 सवाल थे, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 सवाल, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल से 2 सवाल, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से 3 सवाल, चैप्टर 5 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से 2, इक्विलिब्रियम से 3 सवाल थे, रिडॉक्स से 1 सवाल था, जीओसी से सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 सवाल, और हाइड्रोकार्बन से 4। सबसे ज्यादा सवाल इन वाले टॉपिक से आपसे इस बार पूछे गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा है और अच्छे सवाल हैं, अच्छे आइसोमेरिज्म के बढ़िया सवाल हैं जेई लेवल के, ठीक है। चलिए तो अब क्लास 12th की बात करें, 12th में चैप्टर 1 सॉल्यूशन से 3 सवाल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रो से 2 सवाल, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रो अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा सवाल आना चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। चैप्टर 3 आपका काइनेटिक्स से 2 सवाल, चैप्टर 4 आपका डी एंड एफ ब्लॉक से 1 सवाल, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल, अच्छा सवाल आया है, चैप्टर 6 हेलो एल्केन हेलो अरीन से 1 सवाल, चैप्टर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर से कोई सवाल नहीं आया है डायरेक्ट, बट ऑप्शंस में कुछ सवाल जैसे मिक्स्ड आते हैं तो उनके ऑप्शंस में इसके ऑप्शन थे, लेकिन डायरेक्ट इसी चैप्टर अकेला चैप्टर का सवाल नहीं आया है। चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड से 3 सवाल, चैप्टर 9 अमीन से 2 सवाल, चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल, और ये 2 टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है। पी ब्लॉक से 1 सवाल सिर्फ आया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 1 सवाल आया है। तो 11 से 25 सवाल आए हैं, 12 से टोटल 20, अगर इनको हम दोनों को 12th में इंक्लूड करें तो, ठीक है। तो ये तो एनालिसिस रही। इस एनालिसिस से आप आने वाले साल के लिए क्या सीखोगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रो जैसे कम सवाल आए हैं उनका वेटेज अगले साल के लिए मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम वो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने कहा ना कि जस्ट टू डेवलप द ट्रस्ट, ये चीज हम बात करने जा रहे हैं, और जिसको इसमें भी ट्रस्ट नहीं हो वीडियो भी देख सकता है मेरी। मैंने क्रैश कोर्स में जो जो टॉपिक पढ़ाए थे, कुछ इनऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ाए थे और ऑर्गेनिक को कंप्लीट पढ़ाया था। तो ऑर्गेनिक में 9-10 सवाल एग्जैक्ट उसी तरीके के आपके पेपर में आए हैं। अगर आपने सिर्फ क्रैश कोर्स 30 दिन का किया, पूरे साल की बात नहीं कर रहे हैं, साल में तो सब कुछ आया पढ़ा हुआ। क्रैश कोर्स में रिडॉक्स में जो सवाल आया डायरेक्ट आया पीपीटी से, प्रैक्टिकल का जो सवाल आया मैंने कहा था यही इंपॉर्टेंट है, वो बायोमोलिक्यूल का सवाल मैंने वही इंपॉर्टेंट सर्किल किया था, अभी आपको दिखाऊंगा वही आया। तो चलिए वो कुछ थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल की बात करें तो 1 सवाल आपके पास आया है,
देखिए 30 अप्रैल की डेट है क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स का लास्ट डे था। जो बच्चे आए थे वो देखेंगे, जो वीडियो में देख लेंगे। ये आई थिंक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो 45 नंबर का सेट था, आप कंफर्म कर लेना एक बार। उसका 69 नंबर क्वेश्चन ही बायोमोलिक्यूल का आया था। देखिए विटामिन B12, एक मिनट बच्चों, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6। अगले पेज पर डी भी है, डी भी। तो हमने कहा था स्पेशली कि ये इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, जरा ध्यान रखना इसको। तो देखिए ये आया, ये एग्जैक्टली वैसे ही आया, जबकि बच्चे कह रहे थे B12 सर ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था ये सब देख लेना। तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप देखोगे। अगला सवाल है हमारा, ये थोड़ा सा पीपीटी चूंकि कट करके हमने लगाया है। तो ये है जिस दिन क्रैश कोर्स शुरू हुआ था 20 मार्च का, डे 1 जीओसी का। आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। आया था किसको किससे हम सेपरेट करेंगे। तो आप देखिए सीधा सीधा एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म देखिए, एक तो है ग्लिसरॉल, कहाँ गया, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, दिस इज ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, ठीक है। एनिलीन फ्रॉम वाटर मिक्सचर, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई है ये, एनिलीन फ्रॉम वाटर। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का इधर है, एंड एनिलीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, एनिलीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, दिस इज एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म। तो सिर्फ इस एक पेज हमने आपको एक, ये हैंड रिटन हमने ऐसे ही इसको पढ़ाया था। हमने आपको एक टेबल बनाई थी हैंड रिटन, उसी टेबल से मैंने कहा भी था सेपरेशन में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में मैंने कहा था क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेना, वो भी दिया था, वो बहुत थोड़ा सा। तो इतने से ये वाला सवाल है बच्चों। अब देखिए 20 मार्च का ही डे 1 जो आपका ये सवाल आया था, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप देखो इसमें पूछा गया विच वन नॉट फॉलोइंग बिलोंग्स टू लेसिग्ने टेस्ट। मैंने क्लियरली कहा था कि लेसिग्ने टेस्ट पे सवाल ऐसे ही आता है, कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है, या क्या लेसिग्ने मिक्सचर को कहते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। देखिए और सीधा सीधा देखिए ये तीनों रिएक्शन एज इट इज हैं सीधे, और ये ऑप्शन इसमें नहीं है, तो यही सही ऑप्शन था। इन्होंने कहा था कौन सा फॉलो नहीं करता, तो देखिए तीनों डायरेक्ट है। ये आपका डे 1 था जीओसी का। इसकी वीडियोस भी हैं, वैसे हमें पता है बच्चे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बस जो हमने कहा ना कि उस ट्रस्ट को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए ये चीजें दिखाई जाती हैं। बाकी देखो बहुत सारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं जिनके पढ़ाई से आता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन 75, ये डे 15 हाइड्रोकार्बन में मैंने पढ़ाया था। ये तो आप डायरेक्ट देखोगे। अब इसमें तो हम ये हम क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं किसमें, आपके ऑर्गेनिक में हजारों कंपाउंड हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और देखिए सेम 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आया है। और मैंने कहा था 2 सवाल आते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर यहाँ आया है, तो टोटल मैंने 6 प्रोडक्ट बनवाए थे, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 4। तो ये आपके 6 आंसर थे। ये डायरेक्ट है, इस सवाल का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, आप दे भी सकते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही डायरेक्ट आया है, ठीक है, बाकी उस जैसे आए। अब क्रैश कोर्स में 27 अप्रैल को डे 29 जो हमारा था एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां पर भी उस जैसे क्यों कहा, यहां पर बच्चों अगर आप देखोगे तो ये है एस्टर, और एस्टर का कन्वर्जन करना है एल्डिहाइड में। और हम लोगों ने भी देखिए यहाँ आपको ऐसे ही एग्जाम्पल एग्जैक्टली दिया है, एस्टर का कन्वर्जन करना है एल्डिहाइड में, उसके लिए DiBALH चाहिए। और DiBALH का मैंने देखिए लिखा भी था, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये रहा स्ट्रक्चर IBU, ये रहा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट सवाल आप कह सकते हो। बस ये इधर हमने ये लिखा हुआ है, इधर इन्होंने बेंजीन रिंग लिखा, बाकी कन्वर्जन सेम है बच्चों। अब आप देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा था कि प्रैक्टिकल में बहुत कठिन सवाल आने की उम्मीद नहीं है। हाँ आ जाएगा तो सभी लोगों के लिए आएगा, मैंने कहा था प्रैक्टिकल में जनरली वो यही पूछेंगे अनायन कैटायन का ग्रुप और ग्रुप रिएजेंट। मैंने कहा था इसको बहुत ध्यान रखना, और देखिए सीधा सीधा आया। और मैंने आपको तरीका भी बताया था कि अगर एल्यूमिनियम 3 है, Fe3 है, तो ग्रुप 3 में 3+ चार्ज ग्रुप 3 में है, ऐसे याद करो। तो अगर केवल यही याद होगा तो देखो एल्यूमिनियम 3+, और ये किस में होगा, ग्रुप 3 में।
मतलब डी का 2 और डी का 2 एक ही ऑप्शन में है केवल, इससे भी मैच हो सकता था। और ये देखिए सीधा सीधा ये रहा, और ये सारे ग्रुप, ये टेबल दी हुई है, मैंने ये टेबल बना के दिया था। तो ये भी आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब देखिए डे 9, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ये एग्जाम्पल कह सकते हैं। डे 9 रिडॉक्स से सिर्फ एक सवाल आया बच्चों, उसमें इन्होंने KO2 H2O2 और H2SO4, बहुत ही सिंपल है। KO2 और H2O2 देखिए ये रहा, H2O2 और KO2 दोनों एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट डे 10 क्रैश कोर्स का 10 अप्रैल, डे 12 है आइसोमेरिज्म। अब आप सवाल देखिए, यहां इन्होंने, यही मैंने कहा था ये वाला सवाल एनसीईआरटी के में नहीं दिया है। क्यों? उन्होंने पूछा है कौन सिस ट्रांस बनाएगा, और सिस ट्रांस का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल का साइक्लो कंपाउंड में नहीं है। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है, आप देखे होंगे। अब ये है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो दिस इज 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हमने सीधा सीधा कंडीशन लिखवाई है आपको क्लास में कि अगर रिंग पर 2 sp3 एटम ऐसे हों जिनमें ग्रुप अलग अलग लगे हों, तो वो साइक्लोएल्केन जीआई दिखाते हैं। आप देखो कॉपी में सीधा लिखा है, और खुद देखो यही आंसर है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये भी क्या है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब इसमें भी हम क्रेडिट थोड़ा ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, और एग्जाम्पल वही है जो हमने लिखा हुआ है, वही आया है। ठीक, तो जो सवाल उस जैसे आए हैं उसमें तो कम क्रेडिट देंगे आप, लेकिन इसमें तो क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली वही आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए बेंजीन के प्रिपरेशन से सवाल पूछा गया है, तो आप खुद देख लो बेंजीन का प्रिपरेशन, मैंने पीपीटी लगा रखी है। ये देखिए इससे बेंजीन बन रहा है, देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पीपीटी में। ये है हेक्सेन C6H14, ये है हेक्सेन, बस डिजाइन अलग है। मैंने ये लिखा फॉर्मूला, इन्होंने ये लिखा। अगला क्या है? सोडियम बेंजोएट, ये देखिए सोडियम बेंजोएट। तो तीनों ऑप्शन यहाँ सीधा सीधा लिखा, और देखिए N2Cl, अगर H3PO2 होता तो बेंजीन बनता, इससे क्या बनता है? फिनॉल, यानी इससे हम लोग बेंजीन नहीं बना सकते। तो ये भी क्रैश कोर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो आप, हाँ ये आप एकदम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन एग्जैक्ट वही है। बस क्या है, यहाँ इन्होंने कोबाल्ट लिया है, यहाँ मैंने प्लेटिनम लिया। बस इन्होंने क्या पूछा है? हमने पूछा था हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, और इन्होंने पूछा है मिनिमम मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, है कि नहीं? काउंटर आयन जितने ज्यादा, बस वही यहाँ भी कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने कहा था देखिए इसमें टोटल 5 आयन हो गए, एक तो ये हो गया, ये वाला पॉजिटिव कैटायन, और 4 एनायन, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। और यहाँ क्या पूछा बच्चों? मिनिमम। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यानी एक एनायन बनेगा, यहाँ 3 एनायन बनेगा, यहाँ और यहाँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एनटीए को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, और जब तक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं होगा तब तक आयंस नहीं बनेंगे, यानी इसमें भी कोई आयंस नहीं है, इसमें भी इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला आइए देखिए, ये सर्सन रीजन का केमिकल बॉन्डिंग का जो सवाल था, आप देखो इन्होंने कहा हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है? बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो अनस्टेबल, सीधा लिखा हुआ, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या लिखा है? एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट कह सकते हो आप। इस वाले में आप देखो ये डायरेक्ट सवाल हम नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं। क्यों? इन्होंने कंपाउंड कुछ और दिए हैं, हमने एग्जाम्पल किसी और का दिया, तो मैं खुद कहूंगा ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे ही है। हमें पता है कि एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होता है एराइल अमीन से, क्योंकि एराइल अमीन के अंदर लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है एरोमेटिक में बेंजीन रिंग के साथ,
और यहाँ पर एल्काइल अमीन प्लस आई की वजह से बेसिक नेचर बढ़ाता है। तो वो बातें देखिए मैंने यहाँ की हुई हैं ऑलरेडी कि एल्काइल अमीन एराइल अमीन से ज़्यादा बेसिक है, कॉन्सेप्ट वही है, उस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हम दो पार्ट में जोड़ेंगे। देखिए अच्छा सवाल है, दो पार्ट में, बट थोड़ा सा, अब ये नहीं कहेंगे यही सवाल, मैंने कहा ना कि ये तो भाई सवाल नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ाया कैसे है। देखिए जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बच्चों आप रिएक्ट कराओगे तो कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल देता है। देखिए कीटोन्स गिव 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल, तो ऑप्शन में यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल, एक ये रहा 3 डिग्री अल्कोहल, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 लोग रहे, ये तो हट गया ऑप्शन। ठीक, अब साइनाइड के साथ इधर हो गया आर, आरसीएन के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है तो वो कीटोन देता है। HCN के साथ ग्रिग्नार्ड अमीन में पढ़ाया है तो वो क्या देता है, एल्डिहाइड। तो ये देखिए आरसीएन मैंने यहां लिख दिया, ये तो आपको बन गया कि 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ये तो हो गया। देखिए आरसीएन, अब इस चीज को अगर मैं आर मान लूं सीएन, तो देखिए आप क्या बनाया है मैंने यहां पर, कीटोन। समझ आ रही बात, यानी आरसीएन से कीटोन और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, तो यानी एक्सेस में है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल और ये क्या बन जाएगा, कीटोन। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन नहीं है, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन नहीं है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन है, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो अब ये नहीं कहूंगा डायरेक्ट भाई सिंपल है, इतना तो हमें पेपर तो पता नहीं होगा, लेकिन जो भी थोड़ा बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा वो कहेगा कि डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल देखें, कोऑर्डिनेशन का सवाल डे 28, ये भी डायरेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। कलर वाली चीज में मैंने बताया था कि E बराबर HC बाई लेमडा, लेमडा ज्यादा एनर्जी कम, और मैंने क्या बताया था, जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं वो ज्यादा एनर्जी उनकी डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, डेल ज्यादा होगा, CFSE ज्यादा होगा स्ट्रांग फील्ड लिगैंड का, यानी लेमडा क्या होगा, कम। तो सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड CN, लेमडा सबसे कम। इसमें वीक फील्ड लिगैंड, इसके बाद कौन, अमोनिया। तो जितनी लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेमडा उतना कम, क्योंकि लिगैंड की स्ट्रेंथ का मतलब क्रिस्टल फील्ड, CFSE ज्यादा लेमडा कम। ये डायरेक्ट आपको लिखवाया है, मैंने ये कलर के फॉर्म में लिखवाया था। ठीक है, और एक स्टेप आगे ये था बच्चों। तो ये तो वो सवाल से तो डायरेक्ट मिलते जुलते थे, ये क्रैश कोर्स से। कॉपी से अगर हम साल भर की देखें तो सब पढ़ा लिखा आया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री मॉडरेट, मीडियम टू मॉडरेट था, कठिन केमिस्ट्री को नहीं कह सकते। हाँ, ऑर्गेनिक के कुछ सवाल अच्छे से, जैसे C4H8O के साइक्लिक ईथर बनाने थे, तो हमने यहाँ पे क्यों नहीं दिया उसको, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स में वो एग्जाम्पल नहीं दिया था, वहाँ क्लास में है, क्लास की कॉपी में वो भी है। ठीक है, तो जस्ट टू डेवलप द ट्रस्ट, ये हमने आपको डिस्कस करके दिखाया, आप ट्रस्ट करोगे अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, जो डायलेमा में है, उनको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अभी 2-4 दिन रिलैक्स करिए। ठीक है, आराम करिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।